CISE के कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% छात्र हुए सफल। विद्यार्थी अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISE.org पर देख सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स और पुर्जों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को दी मंजूरी। कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। बेंगलुरु में आज बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने सिद्धारमैया के साथ मतभेद की खबरों को किया खारिज। महाराष्ट्र के अकोला में शांति बहाली के लिए प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। 26 लोगों को लिया गया हिरासत में। 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। हमीरपुर में एक कार्यक्रम में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा 3 साल में 11 करोड़ 60 लाख घरों तक पानी पहुंचाकर मिसाल की कायम। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा अति तीव्र चक्रवाती तूफान मोका म्यांमार के उत्तरी तट से होकर गुजरेगा। चक्रवात के चलते बांग्लादेश और म्यांमार में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के लिए मतदान। देश को बढ़ती महंगाई बड़ा मुद्दा। ओपिनियन सर्वे में CHP के कमल किलिचदारोग्लू को एर्दोगन पर मामूली बढ़त। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। मुख्य मुकाबला यूथ हाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच। नमस्कार, DD न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस यानी CISE के कक्षा 10वीं के और 12वीं के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। इस साल ICSE क्लास का ओवरऑल पास प्रतिशत 98.94% रहा, जबकि ISE में 96.93% छात्र पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं दोनों में ही छात्राओं की सफलता का प्रतिशत छात्रों से ज्यादा है। छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISE.org पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया। पीएम ने वहां जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जैसे विषयों पर कलाकृतियां, मूर्तियां और तस्वीरें प्रदर्शित की गई। ये प्रदर्शनी मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, दृष्टिकोणों और विचारों पर प्रकाश डालती है। जिन कलाकारों ने जनशक्ति प्रदर्शनी में योगदान दिया है उनमें मनु और माधवी पारेख, अतुल डोडिया, परेश मैती, इराना जियार और जगन्नाथ पांडा जैसे नाम शामिल हैं।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उपप्रणालियों, घटकों की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी। इन LRU उपप्रणालियों, घटकों से स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और DPSU की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और सिद्धारमैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपनी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। वहीं इससे पहले शनिवार को आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र के अकोला में कल रात सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के बाद दो गुटों में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके चलते कुछ लोगों ने पथराव किया और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के नतीजे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसक झड़पों के बाद अकोला के 4 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही शहर में धारा 144 भी लगाई गई है। इस दौरान घटना के बाद कलेक्टर नीमा अरोड़ा और SP संदीप गुगे ने शांति समिति की बैठक की। बैठक में सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और शहर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में रविवार की सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पुलिस, सेना और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फिलहाल गोलीबारी बंद हो गई है और सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। संभावना है कि आतंकी मौके से फरार हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। आज सबसे पहले वो पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के जरिए नौगौर जिले के खरनाल पहुंचे। लोक देवता वीर तेजा जी की जन्मस्थली खरनाल के विश्व प्रसिद्ध तेजा जी मंदिर में उपराष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। पुजारियों ने उन्हें विधि विधान से पूजा कराई। पूजा करने के बाद उपराष्ट्रपति ने वीर तेजा जी की आस्था से जुड़े नगाड़े भी बजाए। उपराष्ट्रपति ने देश और दुनिया में अमन, चैन और खुशहाली की प्रार्थना की। वीर तेजा जी के मंदिर के निर्माण कार्य की उन्होंने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है। कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा? इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ DD न्यूज पर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति विभाग बनाया। आज करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 65 साल देश पर राज किया, लेकिन वो 2,75 करोड़ घरों तक ही पानी के कनेक्शन पहुंचा सकी, जबकि मोदी सरकार ने 3 साल के दौरान ही 11 करोड़ 60 लाख घरों तक पानी पहुंचाकर मिसाल कायम की है। जल शक्ति विभाग प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से बनाया और एक संकल्प लेकर चले वो कि देश के हर परिवार को हर घर में पानी का कनेक्शन लगाकर देंगे। कांग्रेस ने 65 साल राज किया होगा, केवल 2 करोड़ 75 लाख घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंच पाए थे। मोदी जी की सरकार ने 3 साल में 11 करोड़ 60 लाख घरों में सीधा पानी का कनेक्शन लगाने का, पानी पहुंचाने का काम किया है। जो 60 सालों में नहीं कर पाए, हमने वो 3 सालों में करके दिखाया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की है। वाराणसी में भी मेयर की भाजपा प्रत्याशी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और जीत के कारण और भविष्य की योजनाओं पर डीडी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। काशी की पूरी जनता, सभी जनता जानती है कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, काशी का क्या विकास हो रहा है। तो इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और आदरणीय योगी जी की है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा योगदान है वो काशी की जनता है। पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी, आपको याद होगा 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद निर्वाचित हुए थे काशी से, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब आए थे तो उन्होंने 80 से स्वच्छता की शुरुआत किया था। नगर निगम का प्रयास रहेगा, मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा कि पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता के क्षेत्र में काशी नंबर 1 रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नगर निगम सीमा में 84 गाँव नए शामिल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो शहर और देहात में कोई अंतर न रहे, विकास के मामले में कोई अंतर न रहे। वहाँ भी विकास का काम, वहाँ भी 24 घंटा बिजली है, वहाँ भी हॉस्पिटल खोले, वहाँ भी स्मार्ट स्कूल खोले, वहाँ भी खड़ंजा लगे, वहाँ भी सीवर लाइन लगे, वहाँ भी टंकी बना के घरों में सप्लाई किया जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिवपुर विधानसभा और रोहनिया विधानसभा के कुछ आंशिक गाँव नगर निगम सीमा में शामिल किए गए हैं। तमिलनाडु में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों फूलों से विभिन्न आकृतियों को सजाया गया है। इनमें 35,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाब के 29 फुट लंबा इनसे एफिल टावर बनाया गया है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। इसी तरह खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल के मॉडल भी उत्सव में फूलों से प्रदर्शित किए गए हैं। बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. मई महीने के शुरुआती दिन सुहाने बीतने के बाद दिल्ली में अब झुलसा देने वाली गर्मी आ गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों के दौरान तापमान में 6 से 7 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने
गर्मी के बढ़ते कहर से कुछ राहत की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर भारत में ज्यादातर राज्यों में अधिकतर तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। बांग्लादेश के मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख के अनुसार चक्रवात मोखा आज बांग्लादेश के टेक्नॉफ क्षेत्र से लगभग 60 किलोमीटर दूर म्यांमार के उत्तरी तट से होकर गुजरेगा। इसके बाद शाम 6 बजे तक पूरी तरह से बांग्लादेश को पार कर लेने की उम्मीद है। मौसम विभाग के प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश के लिए जोखिम कम हो गया है। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख ने कहा कि चक्रवात के केंद्र और उसके आसपास 74 किलोमीटर के दायरे में हवा की गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। सेंट मार्टिन द्वीप के पर्यटन स्थल में 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, क्योंकि चक्रवात द्वीप पर दस्तक दे रहा है। द्वीप से 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। टेक्नॉफ में आज सुबह 11:30 बजे हवा की गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सरकार पहले ही कॉक्स बाजार और चट्टोग्राम क्षेत्रों के 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। सरकार द्वारा तैयार किए गए 1600 से अधिक साइक्लोन शेल्टर में पहुंचे लोगों को सूखा भोजन, जल शोधन टैबलेट और नकद राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान मोखा की ताकत थोड़ी कमजोर हुई है और इससे बांग्लादेश को कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान मोखा के खतरे से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेज दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से बखाली समुद्र तट खाली करने का आग्रह किया है। नागरिक रक्षा अधिकारी अनूप समल ने कहा कि मछुआरों और पर्यटकों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। देखिए, हम लोग को जो दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट और नामखाना ब्लॉक प्रशासन और हम लोग इधर जो पुलिस स्टेशन है फिजारगंज कोस्टल पुलिस स्टेशन से हम लोगों के पास एक निर्देश आया है, जो मोका नामक जो साइक्लोन आने वाला है उसका लैंडफॉल बाद में आ जाएगा। इसीलिए सभी के जो टूरिस्ट पार्टी घूमने के लिए आए हैं, इसलिए उन लोगों को हम लोग जो सीरीज है सीरीज से हम लोग बाहर जो उधर जो सेफ्टी पोजीशन है पोजीशन के हम लोग दे रहा है, क्योंकि इधर जो हमका जो पानी है ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए सेफ्टी के लिए सभी टूरिस्ट पार्टी को हम लोग सेफ्टी प्लेस में भेज रहा है हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर गुजरात स्थित राजकोट में आज महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। राजकोट पुलिस ने साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। रंग बिरंगी साड़ी पहनकर कई महिलाओं ने वॉकथॉन में हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं। तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, साथ ही संसदीय चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ओपिनियन सर्वे में सीएचपी के कैमल किलकिडारोग्लू को एर्दोगन पर मामूली बढ़त है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण में कोई बहुमत नहीं मिलने पर 28 मई को रन ऑफ चुनाव हो सकते हैं। तुर्की 61 मिलियन लोग मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें लगभग 5 मिलियन पहली बार मतदान करेंगे। विदेशों में रहने वाले तुर्क पहले से ही अपने मतपत्र डाल चुके हैं। मतदान को राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के 20 साल के शासन के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति चुनने के अलावा मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 87 चुनावी जिलों से संसद के 600 सदस्यों का भी चयन करेंगे। थाईलैंड में आज आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला फ्यू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच है। प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्षी दल फ्यू थाई के उम्मीदवार पेतोनगन शिनवात्रा का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार 500 सदस्यों वाली संसद में शिनवात्रा की पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। साल 2014 में सैन्य तख्ता पलट के बाद दूसरा मतदान है। चुनाव में अर्थव्यवस्था का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है। सभी दलों ने जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कई वादे किए हैं, जिसमें सत्ताधारी दल ने मासिक भत्ता बढ़ाने का वादा किया है। वहीं चुनाव आयोग ने 70% से अधिक मतदान होने की संभावना जताई है।
इजराइल और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद लगभग 5 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये जानकारी दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मदद करने वाले मिस्र के अधिकारियों ने दी। मिस्र की मध्यस्थता से दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी संघर्ष विराम की पुष्टि की। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगी ने बताया कि इजराइल मिस्र द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि कोई हमला किया गया तो सेना जवाब देगी। इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने शांति बहाल करने के प्रयासों के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को धन्यवाद देते हुए एक बयान जारी किया। इससे पहले मिस्र ने सभी पक्षों से समझौते का पालन करने का आह्वान किया था। दोनों के बीच लड़ाई में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल में रॉकेट दागे जाने से 2 लोग मारे गए थे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के डेमोक्रेटिक गवर्नर रॉय कूपर ने शनिवार को एक गर्भपात के एक बिल को वीटो कर दिया, जो कि 12 सप्ताह के बाद अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगाएगा। रिपब्लिकन की ओर से लिया गया यह फैसला इस बिल को कानून का रूप दे सकता है। रैली में कूपर ने बिल को वीटो करने के लिए कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस रैली में भाग लिया। रिपब्लिकन के पास दोनों विधायी कक्षों में सर्वोच्च बहुमत है। पिछले दिनों कूपर ने बिल के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य भर में यात्रा की है। रिपब्लिकन सांसदों ने बिल को कॉमन सेंस लॉ कहा, वहीं डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे विनाशकारी रूप से क्रूर कहा और कहा कि ये महिलाओं को अवैध गर्भपात कराने के लिए मजबूर करेगा। केन्या में भूखे रहकर साधना करने वाले पंथ के मरने वाले सदस्यों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। पुलिस के 22 और शवों को खोदकर पुलिस ने निकाला है। माना जा रहा है कि ये शव तटीय केन्या में स्थित एक पादरी पॉल मैकेंजी के अनुयायियों के हैं। उस पर आरोप है कि उसने यीशु से मिलने के लिए श्रद्धालुओं को भूखे मरने का आदेश दिया था। 600 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। पिछले महीने गिरफ्तार किया गया मैकेंजी अब भी हिरासत में है। ITTF स्लोवेनिया पैरा ओपन 2023 में भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल और उनकी जोड़ीदार इजराइल की कैरोलिन को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिला युगल के सेमीफाइनल में भारतीय इजरायली जोड़ी को चीन की यिंग और बियान की जोड़ी के हाथों हार झेलनी पड़ी। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विश्व में 61वीं रैंकिंग के टॉमस मार्टिन एचेवेरी के खिलाफ संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करके इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसे क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में 7वां खिताब जीतने की कवायद में लगे जोकोविच ने एचेवेरी को 7-6, 6-2 से हराया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।